नमस्कार साथियों, रिकॉर्डिंग क्लब अजमेर से जयवंती आसवानी एक बार फिर से आप सबके बीच हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 42 लेकर। शुक्रवार 5 अप्रैल 2019 तैयारियां चल रही है रिकॉर्डिंग क्लब अजमेर में 18, 19, 20 मई को आबू रोड माउंट आबू में होने वाले कन्वेंशन की। जिन भी साथियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनसे निवेदन है कि रिकॉर्डिंग क्लब अजमेर के ऑफिस नंबर 7737868659 पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि 14 अप्रैल आखिरी तारीख है रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इससे पहले कि ये मौका आपके हाथ से निकल जाए, देर मत कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। स्टूडेंट्स के लिए खास जीके कंपटीशन 2019 का करंट जीके 1 साल तक बिल्कुल फ्री, अलग अलग डिवाइसेस की कन्वेंशन में एग्जीबिशन, इसके अतिरिक्त माउंट आबू भ्रमण का मौका और सांस्कृतिक संध्या का आनंद लीजिए। जल्दी से कन्वेंशन में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आप चाहें तो ग्रुप एडमिन श्रीमान संदीप कुमार त्रिवेदी के मोबाइल नंबर 9414868659 पर भी वॉइस मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कन्वेंशन के बाद साथियों आते हैं अब हम खुद की बात पर, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 41 जहां पर समाप्त किया था उसके आगे की बात। जब खुद की जिम्मेदारियां लेने की बात आती है और निर्णय भी हमें खुद ही लेने पड़ते हैं, तो दिल दिमाग काम करना थोड़ा सा बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है कि क्या ये सही है, क्या ये नहीं है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। क्या हम तैयार हैं परिस्थितियों का सामना करने के लिए? क्या कर पाएंगे हम पूरी तरह से? जो भी हमारे जीवन में बाधाएं होंगी उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, क्योंकि तब हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते। क्योंकि अगर हमने अपने अंदर आत्मविश्वास जगाया है और खुद की राहें खुद ही चुनी है, मंजिल पर अकेले ही पहुंचना है, तो बहुत मजबूत खुद को अंदर से करना पड़ता है। और ऐसा ही मैंने किया। साथियों, मैंने बताया था कि मार्च माह में फैमिली को सेट किया और उसके बाद अपने लिए कुछ करना था, खुद के लिए सोचना था। लेकिन ये समय उचित नहीं था, क्योंकि उस समय रीडिंग भी चल रही थी, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी थे और रिकॉर्डिंग का काम भी था। तो अगर उस समय कार्य किया जाता तो बहुत ही नुकसान बच्चों को होता। तो फिलहाल इस निर्णय को यहीं पर स्थिर कर दिया गया कि लेनी तो है अपनी जिम्मेदारियां, अपने काम खुद करने, लेकिन थोड़ा समय देकर। इससे पहले भी जब भी कोई परेशानी आई तो कोशिश हमेशा यही की कि रीडिंग और रिकॉर्डिंग जो है वो किसी भी प्रकार से बुरा असर उस पर ना पड़े, छुट्टियां ना हो। रिकॉर्डिंग जरूर फिर भी थोड़ा डिले हो जाती थी, लेकिन रीडिंग में नहीं कर सकते थे। और यही जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई उस समय रफ़ीक मोहम्मद की जब सीरीज़ आई थी और मैं उसे नहीं दे पाई थी। लेकिन जनवरी माह में जब मैं घर लौटी तो फरवरी माह तक, मार्च में एग्ज़ाम थे रफ़ीक मोहम्मद के, तो पूरी कोशिश करके और थोड़ी थोड़ी जितनी भी कैसेट्स होती गई मैं उसे देती गई ताकि उसके एग्ज़ाम हो सके। हालांकि कम समय मिला उसे पढ़ने के लिए, लेकिन कोशिश की कि नहीं, ये काम सुचारू रूप से मैं करती रहूं।
तो मार्च में भी इसीलिए मैंने फ़िलहाल इस निर्णय को टाल दिया। और बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अप्रैल में सभी बच्चों के एग्ज़ाम हो गए और मैंने एक अपना किराए का रूम ढूंढना शुरू किया। सच पूछे तो अंदर से बहुत डर लग रहा था कि जो मैं करने जा रही हूँ वो सही है या गलत है। लेकिन अब ये सोच लिया था कि जब सोच लिया तो अब उसके बारे में दोबारा कोई विचार नहीं करना, खुद को कमज़ोर नहीं करना है। अब अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। और मुझे सकारात्मक सोचना है कि जो भी होगा अच्छा होगा। आज से पहले भी तो हुआ है ना, बहुत अच्छा भी हुआ है और बहुत बहुत बुरा भी हुआ है। तो ये तो ज़िंदगी में आता जाता रहता है, सुख और दुख। और मैंने अपने परिवार से भी ये बात की, तो दोनों परिवारों ने, मेरे ससुराल ने भी और पियर ने भी मना कर दिया कि नहीं। मेरी माताजी का कहना था कि नहीं, तुम अलग होने से क्या फ़ायदा है, और वैसे भी कैसे अकेली घर की सारी जिम्मेदारियां उठाओगे। और मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ तो बिल्कुल खिलाफ थे कि नहीं, अलग नहीं होना है। उनका एक ये कि आदेश था कि नहीं, अलग नहीं होना है। लेकिन उस समय मैं अपनी ज़िद पे थी कि नहीं, अलग होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने परिवार को छोड़ रही हूँ, बिल्कुल अलग हो रही हूँ। मैं उनसे मिलूंगी नहीं या उनसे बात नहीं करूँगी या मैं उनके पास हम आएंगे नहीं। बस इतना सा कि मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ अब खुद उठानी हैं। और इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना बहुत ज़्यादा दूर ना होकर परिवार के कहीं आसपास ही घर देखा जाए किराए का, ताकि इजीली बच्चे भी अपने दादा दादी के प्यार से वंचित ना हो और आना जाना परिवार का लगा रहे। बहुत उनके मना करने के बाद भी आखिर मैंने एक रूम और किचन किराए पर ढूंढ ही लिया, क्योंकि आखिर कब तक वो हमारी जिम्मेदारियां संभालते। एक एज हो चुकी थी उनकी, और फिर मेरे जो फादर इन लॉ थे उनका भी एक्सीडेंट हो गया था काफ़ी समय पहले। तो कब तक हम उनके सहारे जीते। और कहते ना कि जब तक कोई होता है तब तक उम्मीद भी रहती है। तो अब उस उम्मीद को मुझे विराम देना था और आगे बढ़ना था। और अप्रैल में जब बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो मई में ही मैंने एक रूम की तलाश की, और वो मुझे घर से थोड़ी दूरी पर मिल गया, जिसमें कि नीचे तो मकान मालिक रहते थे और ऊपर छत पे हमारा रूम और किचन था। उनसे जब मैंने बात की किराए पर लेने के लिए रूम और किचन, तब उनको मैंने अपनी जो काम था रिकॉर्डिंग का उसके बारे में सब समझा दिया। क्योंकि घर आदर्श नगर के एरिया में था, तो सब लोग, काफ़ी लोग इस बात से परिचित थे कि हाँ ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग भी होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप करो आराम से। 1000 रुपये रेंट का और 300 रुपये बिजली का बिल जो था उन्होंने तय किया। एग्री थी मैं इस बात के लिए। और 21 जून 2010 में फाइनली हम लोग जो है रेंट के उस घर में शिफ्ट हो गए थे। उम्मीद ये थी कि 21 जून हो गया है और जुलाई आने में अब ज़्यादा समय नहीं है, 2-3 दिन घर को सेट करने में लग जाएंगे और रिकॉर्डिंग जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और जुलाई में 5-6 तारीख तक तो फिर स्टूडेंट आ ही जाएंगे, वापस रीडिंग शुरू हो जाएगी। ये उम्मीद लेकर मैं अपने परिवार से, यूँ कहिए कि परिवार से अलग होना नहीं कहूँगी, जिम्मेदारियां मैंने अपनी संभाली थी। बस अलग होते हुए भी हम साथ थे। सुना है एक पत्थर तब तक सलामत है
जब तक वो पहाड़ से जुड़ा है, और इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है। मैं भी अपने परिवार से जुड़कर ही रहना चाहती थी, इसलिए ज़्यादा दूर घर नहीं देखा। ये भी एक काम एक तरह से पूरा हुआ कि रेंट के रूम में हम लोग रहने आ गए। तो गर्मियों के दिन थे उस समय, तो स्टूडेंट्स सभी अपने घर गए हुए थे। रिकॉर्डिंग मैंने 2-3 दिन तो घर की शिफ्टिंग के बाद घर को जमाने में लग गए, और बाद में रिकॉर्डिंग स्टार्ट की ताकि जुलाई स्टार्ट होने से पहले पहले रिकॉर्डिंग जो भी है मेरे पास वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन हमारा घर ऊपर था छत पे, और नीचे से बहुत आवाज़ें आती थी। ये काम देखिए कितना कॉम्प्लिकेट है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसके साथ बात कर सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं। चाहे तो कई काम ऐसे होते हैं कि हम टीवी देखते भी कर सकते हैं, किसी दूसरे से बात करते भी कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग का काम जो है साथियों, आप जानते हैं कि उसके लिए हमें एक बहुत ही अलग वातावरण की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात है कि उसमें शोर नहीं हो। अब रिकॉर्डिंग में सबसे पहली समस्या यही हुई कि नीचे जो मकान मालिक थे उनके बच्चे छोटे थे, तो शोर बहुत होता था, और आसपास से भी शोर आता ही था क्योंकि पास पास मकान थे। सुबह से लेकर शाम तक तो वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी। हाँ, दोपहर के समय में क्योंकि गर्मियाँ थी तो सभी लोग लगभग आराम करते थे, उस टाइम में ज़रूर थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग हो सकती थी। बाकी यानी अपने मन चाहे समय पर, ऐसे टाइम पे जबकि हमारा शरीर पूरी तरह से रेडी हो रिकॉर्डिंग करने के लिए, आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैंने लेट नाइट 2-3 कैसेट सॉन्ग पे सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के और रिकॉर्डिंग का काम करना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम में तो आसानी से की जा सकती है। और जो रिकॉर्डिंग थी वो कंप्लीट हुई। जुलाई की 10 तारीख तक जितनी भी बुक्स थी, ज़्यादा नहीं थी उस समय, वो कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन स्कूल से कोई फ़ोन नहीं आया, और ना ही किसी स्टूडेंट्स से ये समाचार मिला कि रीडिंग के लिए आना है या नहीं। जैसा कि पिछले वर्षों में होता आया था, पहले से ही स्टूडेंट कह देते थे कि ये समय आपको मुझे देना है और ये मुझे देना है। इस बार कुछ चेंज था। पहले तो मुझे ये रहा कि चलो अभी वो घर से आए होंगे, कुछ दिन लग जाते हैं, तो मैंने भी 7-8 जुलाई तक वेट किया। और उसके बाद जब रिकॉर्डिंग मेरी कंप्लीट हुई तो मैं स्कूल गई एक बार। एक दिन वो 10-11 जुलाई के आसपास जिन स्टूडेंट्स की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी थी, सोचा उनको रिकॉर्डिंग भी दे देंगे और रीडिंग के लिए भी बात हो जाएगी। तो रीडिंग के लिए उस समय स्टूडेंट जो बोर्ड के थे 12th क्लास के, उन स्टूडेंट्स ने तो अलग एडमिशन ले लिया था। कुछ माकर वाली चले गए थे, कुछ जोधपुर, और जो 10th क्लास से 11th में आए थे उनका कहना था कि 11th क्लास है तो रीडिंग तो करनी है, लेकिन थोड़ा रुक के नेक्स्ट मंथ देखेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट्स थे, बोर्ड क्लास में आए थे, उनसे जब मेरा संपर्क हुआ तो
उनका भी ये कहना था कि हाँ रीडिंग करनी तो है लेकिन थोड़ा रुक के, अभी कुछ और साथी हैं वो भी आ जाएं घर से, और प्रॉपर बुक्स भी अभी नहीं आई हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। मैं बताना चाहती हूँ साथियों आपको, उस समय के टाइम में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने, मैं कह सकती हूँ कि मुझे ऐसा फील होता है कि उन्होंने मेरा मजाक बनाया। इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, सपोर्ट मिला मुझे सबका, जो भी अपनापन उनसे मिला, मैंने सब कुछ आपको बताया। और आज परिस्थितियाँ अलग थी। उसी दिन की बात है ये, जब मैं स्कूल गई तो 2-3 स्टूडेंट थे, बिना नाम लिए ही कहूँगी, उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनसे कहा कि बेटा बोर्ड क्लास है, कब से स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई तुम लोग नॉर्मली? तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ करेंगे बहुत आराम से, और आप ही को बुलाया जाएगा पढ़ाने के लिए, आप यही सोच रहे होंगे। बड़ा धक्का सा लगा ये सुनकर कि आप ही को बुलाया जाएगा और आप यही सोच रहे होंगे। बहुत अलग वाक्य थे ये, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि तुम मुझसे ही रीडिंग करो, लेकिन हाँ बस ये कि बोर्ड क्लास है तो पढ़ाई स्टार्ट तो करनी होगी जल्दी से तुम्हें। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ करेंगे, और ऐसा करो ना आप ही आ जाओ, कल से ही आ जाओ और हमें रीडिंग स्टार्ट करवा दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बात सही में कह रहे हैं या फिर मजाक कर रहे हैं। उनका जो लहजा था बहुत ही, मैंने बताया ना, अलग था। तो मैंने कहा ठीक है, तो तुम, क्योंकि वही बात है ना कि मुझे फिर ज़रूरत थी और अब नहीं छोड़ना चाहती थी मैं रीडिंग रिकॉर्डिंग। और ये बहुत पहले ही मन में तय हो चुका था कि रुचि थी, कोई दूसरा काम नहीं करना मुझे। तो उन्होंने कहा हाँ आप कल आ जाओ, कल पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मुझे जिन स्टूडेंट्स को कैसेट देनी थी वो मैंने दे दी, और रास्ते में घर आते आते ये सोच रही थी कि उन्होंने जो कहा वो वास्तव में है या कुछ अलग है। लेकिन फिर भी सोचा कि चलो एक बार कल देखेंगे क्या होता है। और वापस दूसरे दिन शाम को मैं स्कूल गई, और जो स्थान तय हुआ था हमारा मिलने के लिए वहाँ कोई नहीं था। उस समय नोकिया का एक छोटा सा फ़ोन मुझे मेरे भाई ने दिया था, इसी के लिए कि मैं स्टूडेंट्स से संपर्क कर सकूं। तो जिस व्यक्ति ने मुझे अपने नंबर दिए थे कि आप इस नंबर पे आके मुझे कॉल कर लेना, उसको मैंने फ़ोन किए कई बार। कुछ बार तो उस व्यक्ति ने फ़ोन उठाया और काट दिया, और कुछ बार आवाज़ प्रॉपरली मुझे उसकी आ रही थी, लेकिन वहाँ से ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति को, स्टूडेंट को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर वो ऐसा जानबूझकर कर रहा है। उसके बाद मैंने फ़ोन नहीं किया और वापस मैं अपने घर आ गई। लेकिन क्या वर्णन करूं मैं कि किस हाल में उस दिन मैं अपने घर आई थी। समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से इतना परिवर्तन कैसे हो सकता है। अभी कुछ महीनों पहले माहौल अलग था और अब इतना बड़ा परिवर्तन शायद सहन नहीं हो रहा था। लेकिन
फिर याद किया कि जब अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने की कोशिश की तो मन में डर था, और अगर वो डर कायम रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ऐसा तो नहीं है कि जो आज हुआ है वो रोज़ हो। ऐसा भी नहीं है कि अगर उन 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसा कुछ कह दिया तो बाकी स्टूडेंट्स भी ऐसे हो। सभी एक जैसे तो नहीं होते ना। और एक समय ऐसा भी था कि जब मैंने रिकॉर्डिंग के लिए पाने के लिए बहुत कोशिश की, रीडिंग पाने के लिए, लेकिन नहीं। और जब सही वक्त आया तो मुझे अपने आप सब कुछ मिला। तो बस कोशिश ये कि खुद को हारने नहीं दिया। आज नहीं तो कल। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे मेरी जान पहचान है, और जब वो आएंगे तो कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा और रीडिंग स्कूल में मुझे मिल जाएगी। यही सोचते हुए मैंने अपना वो शाम, वो रात मैंने काटी। और दूसरे दिन सुबह 4 बजे मैं उठी, और उस समय मेरे पास जोधपुर के स्टूडेंट्स की रिकॉर्डिंग आई थी, वो मुझे करनी थी। तो सुबह जल्दी उठकर और रिकॉर्डिंग करनी होती थी। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरे 3 पार्ट A, B और वापस दूसरी कैसेट का एक जब कंप्लीट हुआ तो मेरा दरवाज़ा रूम का किसी ने बजाया। तो मुझे लगा इतनी सुबह सुबह कौन है जो दरवाज़ा बजा रहे हैं। और मैंने जब दरवाज़ा खोला तो उस घर के जो मालिक थे वो थे, और उन्हें देखकर ही साफ दिखाई दे रहा था कि वो कोई ना कोई शिकायत लेकर इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं। लेकिन मैंने बड़ी ही सहज और सरल भाषा में उनसे प्रश्न किया कि क्या हुआ अंकल। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत देर से ऊपर से आवाज़ें आ रही थी, मैं सोच रहा हूँ कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये आवाज़ें बोलने की आ रही हैं, क्या कर रहे थे आप, वो जो आपके कैसेटे वैसेटे बनाते हो वो कर रहे थे क्या। तो मैंने उन्हें कहा हाँ, रिकॉर्डिंग का ही काम मैं कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये काम इतनी जल्दी उठकर आप करते हो, इसका मतलब लाइट का बिल इसमें ज़्यादा आता है। बड़ी अजीब समस्या थी। मैंने उन्हें अपना टेप दिखाया, मैंने कहा आप देखिए ये इतना छोटा सा टेप है, और एक और ये आधी कैसेट मैंने की है, आप चाहें तो इसे चलाकर देख सकते हैं, बहुत ही कम बिल इसमें आता है। तो उन्होंने कहा फिर आप ये छुप छुप के क्यों काम करते हो। ये एक और अजीब प्रश्न था। अब मैंने उन्हें अपनी समस्या समझाई कि ये कार्य जो है बहुत शांति में होता है, और दोपहर के समय बहुत शोर होता है तो उस समय नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने मेरी बात को अदर ले लिया कि घर में बच्चे हैं तो क्या बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, और शोर तो होगा ही, फिर आपको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए था। वो उस चीज़, छोटी सी मतलब चीज़ को उन्होंने बहुत बड़ा इशू बना दिया। कुछ नहीं था, फिर भी बहुत कुछ उन्होंने कर दिया, और निश्चित है कि उनके घर वालों ने उनका ही सपोर्ट किया। एक शाम और एक सुबह, दोनों टाइम में प्रॉब्लम। लेकिन अब मैं उन्हें कैसे समझाती। अब उन्होंने कहा कि अगर आपको ये काम करना है तो आप सुबह जल्दी उठकर तो नहीं करोगे, मतलब लाइट का बिल बहुत आता है। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, एक काम करते हैं, आपके घर कर लेती हूँ मैं, चाहे सुबह चाहे शाम, आप देख लीजिएगा खुद ही कितना बिल आता है। लेकिन आप जानते हैं अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उन्होंने कहा ऐसा, ये फालतू हेडक हम नहीं लेंगे, और अगर आपको यहाँ रहना है तो आप ये काम आप नहीं करोगे।
और अगर आप करते हो तो आप महीने के 600 यानी 600 रुपये बिल पे करेंगे। और ये मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि गलत भी था और मैं कर भी नहीं सकती थी। दोनों बातें थी। साथियों, आज का ये पार्ट थोड़ा लंबा हो गया है। तो 41 में मैंने आपसे चर्चा की थी अपने एक साथी के बारे में। उसका नाम आज भी मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन अगले पार्ट में ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस साथी के बारे में आपको बताऊं, जिसने कि मेरी हिम्मत, हौसला बढ़ाया और अकेलापन जो था मेरा पाट दिया, सब खत्म कर दिया। तो आज का पार्ट ये समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए शुभ संध्या।